आइए देखते हैं आज 28 जुलाई की खास खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए प्रयास करें। चीन पर दोबारा डिजिटल स्ट्राइक, 45 और ऐप पर प्रतिबंध लगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि विकास के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री से की राज्यपाल की शिकायत और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। रूस ने चीन को दिया बड़ा झटका। आइए देखते हैं सलीम शहजादा की बाराबंकी से यह रिपोर्ट। बाराबंकी, प्रेमिका के साथ लाज गए युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। रामनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है युवक। लड़की जहांगीराबाद क्षेत्र की रहने वाली। बाराबंकी जिला मुख्यालय के छाया चौराहे के निकट बने मेहर उजाला लाज में गए थे युवक और युवती। प्रेमिका से विवाद में युवक ने लगाई फांसी। पुलिस कर रही पूरे मामले की जाँच। नगर कोतवाली क्षेत्र की घटना। को 6 बजे के लगभग कोतवाली पर सूचना ये लॉज वालों ने दी है। मेहर लॉज में यहाँ पर पड़े हैं। इन्होंने सूचना दी कि इनके यहाँ एक लड़का लड़की आए थे और उन्होंने बताया था रजिस्टर जैसा अंकित है कि इलाज के लिए, जांच के लिए आए हैं यहाँ पर। और लॉज वालों का कहना है कि बाद में लड़की ने आके सूचना दी कि लड़के ने कमरे में ही उसके दुपट्टे से फांसी लगा दी है। तो पुलिस तत्काल यहाँ मौके पर आई और उन्होंने पाया कि यहाँ लॉज के कमरा नंबर 9 जो इसे आवंटित किया गया है दोपहर में लगभग 3 बजे। उस कमरे में एक युवक का शव मिला है जो अंधे से लटका हुआ था। एक कुंडा बना हुआ है, उसमें कुंडा लगा हुआ है। लड़की का ही दुपट्टा है। लड़का मृत अवस्था में पाया गया है। प्रथम दृष्टया उसकी गर्दन पर लिगेचर मार्क है। इसकी पोस्टमार्टम के बाद स्थितियाँ और स्पष्ट होंगी। प्रारंभिक जानकारी मिली है कि मृतक का नाम सुनील यादव है। इसके पिता ब्रजेश दूध का काम करते हैं और मूल रूप से पतिमलापुर रामनगर का रहने वाला है। और वर्तमान में ये ITI बड़ा गुड़ है, वहाँ बड़ा गांव मसौली का, वहाँ से ITI कर रहा है। इसकी एक प्रेमिका है जो उसके साथ 9th से पढ़ी है, वो भी ITI कर रही है दूसरे संस्थान से। उसके साथ इसकी मित्रता है और उसी मित्रता के कारण ये दोनों यहाँ पर आए थे। और किसी उत्तेजना के कारण, कोई विवाद होने के कारण, जैसा लड़की बता रही है, विवाद के कारण उसने फांसी लगाने का नाटक किया, लड़की का कहना है। लेकिन संभवतः हाथ उसका छूट गया, गांठ टाइट हुई, इसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। आइए देखते हैं बिस्मिल्ला खान की फैजाबाद अयोध्या से यह रिपोर्ट। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नाका बाईपास यूनिवर्सिटी के सामने अपनी दूसरी ब्रांच का उद्घाटन किया। यूनियन बैंक लखनऊ के महाप्रबंधक राजीव मिश्रा ने फीता काटकर किया। वहीं लखनऊ के महाप्रबंधक का स्वागत बैंक के प्रमुख ऋषिकेश मिश्रा व मैनेजर संतोष बली पांड्या व सारे कर्मचारियों ने बुके भेंट कर किया। बैंक मैनेजर संतोष बली पांड्या ने बताया कि इस शाखा में ग्राहकों को लोन व सारी सुविधाएं दी जाएगी। बैंक के क्षेत्र प्रमुख ने बताया कि इस अवसर पर बैंक द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण किया गया है। तीनों बैंक के सम्मेलन के पश्चात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अयोध्या क्षेत्र का सृजन किया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 10 जनपद आते हैं और इन जनपदों में 71 शाखाएं M0S0 M0 E0 ऋण के लिए एक यूनियन सरल लाइट कार्यरत है। इस क्षेत्र का कुल व्यवसाय 4000 करोड़ से अधिक है। वाइट ऋषिकेश मिश्रा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्र प्रमुख। वाइट राजीव मिश्रा, महाप्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ। वाइट संतोष बली पांड्या, बैंक मैनेजर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
ये शाखा जो है हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए खोली गई है और इस शाखा से ग्राहकों को हर तरह की बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जहाँ तक डिपॉजिट और लोन दोनों की सुविधाएं इस शाखा से दी जाएंगी। किसानों को भी लोन दिया जाएगा, एमएसएमई सेक्टर को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ साथ डिपॉजिट की सारी जो बैंक की सेवाएँ हैं इस शाखा से की जाएंगी, पर कि वो ग्रुप में ना है, एक साथ ना आए, बट बारी बारी से आए। 2 गज की दूरी जो शाखा में पालन करना है उसका जरूर पालन करें। हमारे शाखा में सैनिटाइज़र की वो उपलब्ध कराया गया है, उस सैनिटाइज़र का उपयोग करें। थर्मल स्कैनिंग की भी रखा ज़रूरत है। थर्मल स्कैनिंग हमने यहाँ पे रख रखा है। अगर जिस ग्राहक को टेम्परेचर हो तो उससे हम निवेदन यही करेंगे कि वो घर में रहें। जहाँ तक सीनियर सिटीजन ग्राहक हैं उनके लिए भी अगर घर बैठे जो आरबीआई गाइडलाइन के मतलब डोर स्टेप बैंकिंग है उसको भी हम यहाँ से दे सकते हैं। बट ज़रूरत ये है कि हम सुरक्षित रहें और हमारे साथ साथ सभी लोग सुरक्षित रहें। इसीलिए ग्राहकों से भी अपील है कि वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। जहाँ तक यूनियन बैंक के द्वारा आज हमारे महाप्रबंधक महोदय के द्वारा इस शुभ अवसर पर किया गया। ये एक आज बहुत सुनहरा अवसर है। इस अवसर पर हमारे बैंक द्वारा राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 1,50,000 रुपये की शाखा के तमाम सदस्यों के द्वारा मिलकर करके ट्रस्ट को दान भी दिया गया है मंदिर निर्माण के लिए। और शाखा हमारी हर तरीके की सुविधाएँ किसानों के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मुद्रा योजना और जो भी छोटे मछली उद्योगों के लिए जो भी हानि में स्कीम आई है 10,000 की बैंकों की योजना की दी जा रही है। तो सर का जो है ये किया गया है अयोध्या नाम से, तो इसमें हमारे सारे स्टाफ सदस्यों के द्वारा इसका योगदान किया गया कि राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के उपलक्ष्य में सभी स्टाफ सदस्यों ने अपने उत्साह से इसमें योगदान करने का निर्णय लिया। और इसी के क्रम में आज डावा स्मरण ब्रांच का जो इनॉग्रेशन था नए परिसर का, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने राम जन्मभूमि के क्षेत्र ट्रस्ट को 1,51,000 का चेक स्टाफ सदस्यों के योगदान जो भी हमारे स्टाफ सदस्य हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। और जो अयोध्या नाम से जो हमारा क्षेत्र किया गया है बैंक के द्वारा, उस नाम को हम लोग देश में सर्वोच्च शिखर पर रखना चाहेंगे कि इस क्षेत्र का विकास सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि एक बहुत ही प्रेस्टीजियस रीजन यदि कहा जाए। आइए देखते हैं मिलन कुमार की वाराणसी से यह रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में शासन के आदेश पर बेसिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक के शिक्षकों के अंकपत्रों, प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों की जांच की जा रही है। इस तरह वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच गत 23 जुलाई को शासन के आदेश पर बनाई गई कमेटी ने की। शेष बचे हुए विभागों के प्राध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच 27 जुलाई को की जानी है। शासन के निर्देश पर बनी कमेटी ने जब प्राध्यापकों के प्रपत्रों की जांच शुरू की तो कुछ विभाग के शिक्षक अपना प्रमाण पत्रों की जांच कराने में काफी सहमे एवं डरे हुए थे। विश्वविद्यालय के गलियारों में ऐसी चर्चा रही कि इस जांच में बहुत लोग नपेंगे। चर्चा थी कि कुछ लोग दूसरे प्रदेश के पिछड़ा आरक्षित वर्ग के कोटे से आते हैं और उत्तर प्रदेश में बिहार के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर गलत तरीके से आरक्षित वर्ग पर आसीन होकर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर तक का सफर तय कर लिए। वहीं विश्वविद्यालय में एक ऐसा विभाग है जिसमें नियुक्त माननीय गुरुजी के पास संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री ही नहीं है। वह जनाब अपनी पहुंच एवं बेजा तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। इसके अलावा कुछ विभाग में ऐसे भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बन बैठे हैं जो संबंधित पद की न्यूनतम अर्हता ही धारित नहीं करते हैं। अब जब शासन का डंडा चला है तो ऐसे आधे दर्जन से अधिक माननीय गुरुजी लोग परेशान हाल घूम रहे हैं। वे लोग शासन द्वारा बनाई गई जांच कमेटी को ही गलत साबित करने पर आमादा हैं। बाइट जयप्रकाश, ACM सेकंड जांच अधिकारी। सर, किस प्रकार का वेरिफिकेशन चल रहा है? जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में एक कमेटी गठित की गई है जिसमें हम हैं, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी हैं और विश्वविद्यालय के वित्ताधिकारी महोदय हैं और पलही पट्टी के एक प्रोफेसर साहब हैं। तो हम लोग मिल करके DM साहब के निर्देश के क्रम में जो टीचरों की नियुक्तियां हुई हैं उसके संबंध में उनके कागजातों का निरीक्षण किया जा रहा है। अभी तक कितने लोगों का वेरिफिकेशन? अभी तक यहाँ पर 91 लोगों का हुआ है। या इसमें कुछ 91 में कुछ त्रुटि ऐसा कुछ सामने आया संदेह?
नहीं, अभी तक कोई ऐसा नहीं आया है। जिनका जो संदिग्ध टाइप होगा उसके लिए हम लोग अपनी रिपोर्ट जो है डीएम साहब को देंगे, उसके बाद डीएम साहब अपने स्तर से उसमें जो है आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कितने लोगों का अपना टोटल बाकी भी बचा रह गया? यहाँ पर 102 लोग हैं, 102 लोग हैं जिनका होना है, जिसमें 91 के लगभग हो चुका है अभी। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं। 91 में कोई कमी नहीं पाई गई? नहीं, 91 में अभी तक किसी का नहीं पाया गया। एक लोगों का था कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, जैसे आपने अभी देखा होगा, तो उनकी व्यक्तिगत पत्रावली मंगाई गई, उसमें उनका उपलब्ध है। तो जिनमें अगर कोई दिक्कत होगी तो उसको हम लोग लास्ट में होकर के अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे जिलाधिकारी महोदय को। आइए देखते हैं खान रईस अहमद की लखनऊ से यह रिपोर्ट। इस समय मैं चिड़ियाघर में खड़ा हूं और हमारे पीछे राजहंस नाम का ये प्लेन है जो सोवियत संघ ने भारत सरकार को दिया था। नेहरू की एक दोस्ती में ये नेहरू परिवार को ये प्लेन राजहंस दिया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी तक इस प्लेन से चले। उसके बाद जब इसका कार्यकाल पूरा हुआ तो हमारी इंदिरा जी ने इस प्लेन को उत्तर प्रदेश सरकार को दिया, जो काफ़ी दिनों तक लखनऊ के एयरपोर्ट पे 3 साल तक खड़ा रहा। उसके बाद यूपी सरकार ने इसको ट्रक के द्वारा लखनऊ पे चिड़ियाघर में खड़ा किया लाके। आज हमारे बीच में यहाँ से 38 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं। सिद्दीकी साहब, आप ये बताइए इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी जी, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और क्लोज जाओ। ये प्लेन सोवियत संघ द्वारा इंडिया को गिफ्ट में दिया था। नेहरू जी जब पहली बार सोवियत संघ, रशिया, रूस, पहले रूस कहलाता था, रूस गए थे तो रूस को गिफ्ट में जवाहरलाल नेहरू को, प्रधानमंत्री को गिफ्ट में दिया था। फैमिली जहाज़ था ये 84 सीट का, जिससे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आदि लोग उड़ा करते थे नेहरू के। आइए देखते हैं फैज अहमद की यह खास रिपोर्ट। यौम जश्न आज़ादी 74वां वर्षगांठ मनाने के अवसर में आज से ही तैयारी कर रही है। जश्न आज़ादी की टीम आज एक मीटिंग की है, जिसके अवसर में तमाम ऐसे लोगों को बुलाया गया जो जश्न आज़ादी में मिलकर इस बार का जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। लेकिन इस बार का जश्न आज़ादी कितना अलग होने वाला है, ये जानते हैं। मैम से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार का जश्न आज़ादी पिछले बार के जश्न आज़ादी से कितना अलग होने वाला है। मैम, कितना अलग होगा इस बार का जश्न? इस बार लॉकडाउन की वजह से हम लोग का, जिस तरह से हम लोग 5-6 सालों से करते चले आ रहे हैं कि बहुत धूमधाम से करते हैं, तो इस बार लॉकडाउन की वजह से हम लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हम इसको फिर भी इतने उत्साह के साथ 10-90 पर और हजरतगंज में जो हमारा चला आ रहा है कार्यक्रम, उसको हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग। जैसे हम लोग को 74 ईयर्स हुए हैं तो हम उतने पेड़ लगाएंगे, शहीद स्मारक पर कैंडल लगाएंगे, 74 kg का हम लड्डू बनाएंगे, उसको बच्चों मतलब वहाँ पे बंटवाएंगे। सैनिटाइज़र है, मास्क है, इस तरह की चीज़ों का हम लोग करके और इसको बहुत अच्छे से मनाएंगे। पिछले बार के बनिस्बत इस बार का जश्न आज़ादी कितना अलग होने वाला है? देखिए, आप तो जान रहे हैं इस वक्त कंट्री हम लोग किस मुसीबत में गुजर रही है। करोना है, वो करोना और ये बीमारी है, वो बीमारी है। उस हिसाब से हम लोग अभी इतना जल्दी, इतना जो हम लोग बहुत प्रोग्राम करते थे, बहुत ज़्यादा लोग आते थे, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही हम अपना प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें हम लोगों ने 74 पेड़ लगाने को सोचा है। शहीदों की यहाँ शहीद स्मारक पे मोमबत्ती जलाने की सोची है। दूसरे, अब की हमने एक चीज़ और ऐड की है इसके अंदर, जो लोग हमारे शहीद हुए, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और जिन्होंने हमें अपनी कुर्बानियाँ दी, अपनी समझ, औरतों ने जलियांवाला बाग में अपने को कुएं में कूद के अपनी इज्जत बचाई, तो उन लोगों ने जो कुर्बानियाँ हम लोगों को दे के आज़ादी दिलाई है, उसके बारे में आजकल की जनरेशन को बिल्कुल नहीं मालूम। ये नया हमने अब की जोड़ा है कि उन लोगों को अवेयरनेस दिलवाएंगे, उन बच्चों को जिनको पता होना चाहिए कि हमारी कुर्बानी, उन लोगों की कुर्बानी हमें आज़ादी दिलाई है, तो उनके बारे में हम पूरा आपकी ये हम लोग सोचा है। देखिए, मैं मानता हूँ सबसे बड़ा देश का त्यौहार जो है ना 15 अगस्त और 26 जनवरी को मानता हूँ मैं। ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे बैसाखी हो, इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं है। तो हर देशवासी को 15 अगस्त और 26 जनवरी बहुत धूमधाम से मनाने चाहिए। 15 अगस्त मैं मानता हूँ देश का हमारा जन्म दिवस है। देश का जन्म दिवस हम लोग कैसे मनाते हैं और 31 दिसंबर कैसे मनाते हैं, बैसाखी कैसे मनाते हैं, इसका कंपैरिजन सबको देखना चाहिए। सबसे बड़ा त्यौहार आज जो है हमें खूब धूमधाम से मनाना चाहिए, देश का जन्मदिन।
हम लोग हर साल अच्छे से अच्छा कोशिश करते हैं कि ये दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाए। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर एरिया में, हर शहर में, पूरे देश के कोने कोने में त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाए। जब ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा ना, तो इस त्यौहार में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ पार्ट लेते हैं। इस त्यौहार में कोई नहीं कहता भाई मैं मुसलमान हूँ तो मैं ऐसे मनाऊंगा, हिंदू ऐसे मनाऊंगा। देश के लिए सब एक से हो जाते हैं। देखिए सब आज़ादी मिलना से ज़्यादा आज़ादी को कायम रखना बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे आज भी कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि शायद हम आज़ाद नहीं हैं, आज़ाद की आज भी हम शिक्षा के क्षेत्र में हम उतना आगे नहीं हैं, आज भी हम अंधविश्वास पे जो है इतना जो है निर्भर हैं कि आज भी आप अगर देखिए तो कहीं ना कहीं कोई बेटी, कोई बच्ची हमारी जलाई जा रही है। आज भी हम दहेज उत्पीड़ना के केस अगर देखते हैं तो हमको लगता है कि शायद हम आज़ाद नहीं हैं। ये सारी चीज़ें जब तक जो है हम इनमें जो है हमारे जो है नज़रिए में जो है तब्दीली नहीं आएगी, जब तक हम पूरी तरीके से अपने आप को आज़ाद नहीं महसूस करेंगे। और इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं कि अगर एक परिवार ये सोच ले कि वो देश की एक बच्ची को या एक बच्चे को जो है पढ़ाएगा, तो मेरे ख्याल से 130 करोड़ की जनता में अगर ये बीड़ा उठा ले तो शायद कोई भी आदमी अशिक्षित नहीं रहेगा। और जब सारे लोग पढ़ जाएंगे तो ये जो आज़ादी, जब हमें असली आज़ादी मिलेगी। देखिए अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गया, लेकिन अगर देखा जाए तो आज भी जो आर्थिक दृष्टि से हम लोग गुलाम हैं या सामाजिक दृष्टि से जो एक गुलाम हैं, उससे अभी आज़ादी तो नहीं मिली है। और उसमें आज़ादी दिलाने में सरकारों का एक जो रोल होता है, वो सरकार पूरी तरह से अमीर गरीब, छोटा बड़ा में जो एक दूरी होती है उसको कम करने का प्रयास तो कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की जो बड़ी जनसंख्या जो हिंदुस्तान की है वो भी आड़े आती है ऐसे मामलों में। तो इसमें अब सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि पहले से भी बेरोजगारी थी, कोरोना महामारी ने बड़ी बेरोजगारी कर दी है, जिससे तमाम लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसी सारे लोगों को काम छीने जा रहे हैं। तो सरकार को इस दिशा में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर अभी हम लोगों की टीम लखनऊ जो है काम कर रही है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको अभी भी हम लोग जो है चिन्हित करके उनकी मदद कर रहे हैं। और चूंकि अब कोरोना की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे काम करने वाले लोग परेशान हैं, तो अब गवर्नमेंट से भी ये अपील हम लोग करेंगे कि भी गवर्नमेंट भी उनके लिए कुछ ना कुछ मदद कर रही है कि वाकई में जो लोग परेशान हैं, कुछ आर्थिक सहयोग जो है ना सरकार की तरफ से भी उन लोगों तक पहुंचे जो परेशानी, इससे उनकी परेशानी दूर की जा सके जो है। बहुत बहुत और दीगर बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत थी और साफ यही नज़र आया है कि इस बार का जो जश्न आज़ादी होने वाला है, हालांकि उसकी जो धूम है और वो बिल्कुल फीकी नहीं पड़ेगी। जश्न आज़ादी पूरी तरह से मनाया जाएगा, लेकिन हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी कई मामले में आज हमारा देश गुलाम है। गुलामी इस बात की, अशिक्षा की, गुलामी इस बात की, रोजगार की, तमाम ऐसे मुद्दे होंगे इस बार कि किस तरह से लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए। तमाम जो है इस बार जश्न आज़ादी में एक अहम मुद्दा रहेगा। कैमरा पर्सन संतराम के साथ मैं फैज अहमद, फ्रेंड्स समय न्यूज़, लखनऊ। आइए देखते हैं निखिल मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। सीएम के शहर में अपहरण के बाद हत्या। गोरखपुर से 5वीं कक्षा के छात्र का बदमाशों ने किया था रविवार को अपहरण। फिर से नाकाम साबित हुई यूपी पुलिस। एसटीएफ लगी थी जांच में, बच्चे का शव बरामद। आइए देखते हैं मीनाक्षी त्रिपाठी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। गोरखपुर जनपद में 63 गांव आंशिक रूप से बाढ़ प्रभावित हुए हैं और कुछ पूरी तरह मैरून हैं। प्रशासन को पहले ही हर एक गांव को नाव उपलब्ध करवाने, पीड़ित परिवारों को खाद्यान्न, मेडिकल टीम को तैनात करने और पशुओं के चारे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। मैं उन शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने 1999 में पाकिस्तान द्वारा अधिकृत घुसपैठ का बड़ी मुस्तैदी के साथ जवाब देकर उनके मंसूबों पर पानी फेरा था। मैं इस दिवस की शुभकामनाएं सभी देशवासियों और जवानों को देता हूं। पहले ही हर एक गांव में नाव उपलब्ध कराने, सभी पीड़ित परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने, मेडिकल की टीम वहां पर स्थानीय स्तर पर तैनात करने और पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए भी पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई जारी है, इसके साथ साथ इस आपदा से भी हम लोग लड़ेंगे और इसीलिए आज मैं स्वयं भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, अभी मैं संत कबीर नगर और गोरखपुर का दौरा करके आया हूँ। अभी देवरिया और
बलिया की तरफ जा रहा हूँ, फिर वहीं से वाराणसी और आदि क्षेत्रों में भी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी, और कोविड-19 के खिलाफ जनपद स्तर पर और कमिश्नरी स्तर पर क्या रणनीति बनाई गई है, इन सब की समीक्षा करने निकला हूँ। महेश भट्ट ने कहा कि सुशांत सिंह से जीवन में सिर्फ 2 बार ही मिला। 1979 में आज ही के दिन चौधरी चरण सिंह ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। आईसीसी ने 2023 में भारत में होने वाले विश्व कप के लिए सुपर लीग क्वालिफिकेशन लॉन्च किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकारी कंपनियों के विनिवेश प्रक्रिया अपनी राह पर है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश जारी। 1 वर्ष में बैंकों को लगा 1.85 लाख करोड़ रुपए का चूना। राहुल गांधी ने कहा कि चीनी राजनीति पर झूठ बोलने वाले देशभक्त नहीं हैं।